हेलो बच्चों, हम लोग आज सॉलिबिलिटी के टॉपिक को कंटिन्यू करने वाले हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने सॉलिबिलिटी को पढ़ा था। सॉलिबिलिटी आयोनिक कंपाउंड्स के अलग कॉन्सेप्ट थे और कोवेलेंट कंपाउंड्स के अलग कॉन्सेप्ट थे। हम लोगों ने जो स्टार्ट करा था पिछले क्लास वो था आयोनिक कंपाउंड्स, मतलब सॉल्ट्स की सॉलिबिलिटी पर हम लोगों ने बात की थी। बहुत क्लियर हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट क्लास। एक क्लास थोड़ा सा उसमें इंट्रोडक्शन के तौर पे ही समझिए। हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर MX कोई आयनिक सॉलिड है तो डेफिनेटली वहां M प्लस और X माइनस जो है वो लैटिस एनर्जी से बंधे हुए हैं, आयंस इंबेडेड है लैटिस एनर्जी से। उनकी जो बाइंडिंग फोर्स है वो है लैटिस एनर्जी। तो अगर आप इस MX आयनिक सॉलिड को किसी पोलर सॉल्वेंट में वाटर में जैसे डाल रहे थे तो पोलर सॉल्वेंट का जो नेगेटिव डायपोल और पॉजिटिव डायपोल है उसके और आयन के बीच एक कूलम्बिक इंटरेक्शन डेवलप हो रहा था। इस प्रोसेस को हम लोग सॉल्वेशन बोलते थे। चूंकि सॉल्वेंट वाटर है इसीलिए हम लोग इस सॉल्वेशन को हाइड्रेशन बोल रहे थे। इंडिविजुअल आयंस अगर होते M प्लस और X माइनस तो वहां कैटायन की हाइड्रेशन एनर्जी और एनायन की हाइड्रेशन एनर्जी डिफाइन होती। MX की यहाँ टोटल हाइड्रेशन एनर्जी जो डिफाइन होगी वो हाइड्रेशन एनर्जी प्लस M प्लस की और हाइड्रेशन एनर्जी X माइनस की, उसका एल्जेब्रिक सम माना जाएगा टोटल हाइड्रेशन एनर्जी। अब बातें यहाँ थी, हमने ये बोला कि कोई भी केमिकल चेंज तभी थर्मोडायनेमिकली फिजिबल है जब उसका एंट्रोपी चेंज डेल्टा एस क्या है, इसको भी ध्यान देना होगा। टेम्परेचर क्या है उस समय सॉल्यूशन का, उसको भी ध्यान देना पड़ेगा। इंथैल्पी चेंज क्या है, सॉल्यूशन में किस किस तरह की एनर्जी काम कर रही है, उसको भी ध्यान देना पड़ेगा। ओवरऑल अगर हम कुल मिला के देखें तो अगर उस प्रोसेस का, उस सॉलिबिलिटी प्रोसेस का, उस केमिकल चेंज का डेल्टा जी नेगेटिव होता है तो फिर MX को हम सॉल्युबल बोलते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने लिया था दो केस, एक केस 1 डेल्टा जी नेगेटिव और केस 2 डेल्टा जी पॉजिटिव, जिस समय में MX इनसॉल्युबल था, और डेल्टा जी नेगेटिव जिस समय में MX सॉल्युबल हुआ। अब हमने क्या लिया, आप याद कीजिए, आप नोट्स को पीछे देखिए, पैरेलल में भी निकाल के देख सकते हैं। जब डेल्टा जी नेगेटिव है तो डेल्टा जी सॉल्यूशन इक्वल्स टू डेल्टा H सॉल्यूशन माइनस T डेल्टा S। और डेल्टा H सॉल्यूशन क्या था, लैटिस एनर्जी जो बाइंडिंग एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी जो यहाँ डिसोसिएटिंग एनर्जी है, दोनों का एल्जेब्रिक सम था डेल्टा H। तो अब पहला केस 1 में भी एक सब केस 1 डेवलप हुआ, क्या कि डेल्टा जी नेगेटिव इसलिए हो सकता है कि डेल्टा H ही नेगेटिव हो जाए, तो डेल्टा H भी नेगेटिव, T डेल्टा S भी नेगेटिव, तो ओवरऑल डेल्टा जी नेगेटिव। सब केस 2 ये डेवलप हो सकता है कि डेल्टा जी नेगेटिव है केस 1, लेकिन सब केस 2 ये कि डेल्टा H सॉल्यूशन तो पॉजिटिव है लेकिन T डेल्टा S इतना बड़ा नेगेटिव है कि वो डेल्टा H को कंज्यूम करके भी, कंपेंसेट करके भी ओवरऑल डेल्टा जी को नेगेटिव बना रहा था। तो दो सब केसेस इसमें पॉसिबल। हमने पहला सब केस लिखा था लास्ट क्लास कि अगर डेल्टा H सॉल्यूशन नेगेटिव है, देखिएगा हमने इसको लिखा था, ये सब केस 1 था अपना कि डेल्टा H सॉल्यूशन नेगेटिव है। तो ये तभी संभव है जब हीट ऑफ हाइड्रेशन का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा लैटिस से। आप समझ पा रहे हैं, क्योंकि ये दोनों का सम है, हीट ऑफ हाइड्रेशन जो माइनस में लेते हैं और प्लस लैटिस, इन दोनों का ये सम है, एल्जेब्रिक सम है। तो पॉइंट ये आया, अच्छे से समझिए चीजों को बेटा। पॉइंट ये आया कि सॉलिबिलिटी किस वजह से हुई। अगर ऐसे केसेस में आपसे बोला जाएगा कि सॉलिबिलिटी क्यों हुई, तो आप बोलोगे सॉलिबिलिटी इज ड्यू टू हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन। हाइड्रेशन एनर्जी के काफी ज्यादा होने की वजह से सॉलिबिलिटी आई। हमने ये भी बोला कि ज्यादातर आयोनिक कंपाउंड, ज्यादातर सॉल्ट्स जो सॉल्युबल होते हैं वो इसी केस की वजह से होते हैं। ध्यान से, मोस्ट ऑफ ऑल आयोनिक कंपाउंड्स, लेकिन मोस्ट ऑफ ऑल और ऑल में डिफरेंस है, आप समझ पा रहे हैं। मोस्ट ऑफ ऑल मींस अधिकांश, अधिक से अधिक जो आयोनिक कंपाउंड्स हैं
आर सॉल्युबल ड्यू टू यही चीज क्या, डेल्टा एच एच ई ग्रेटर देन लैटिस एनर्जी। इसी फैक्टर के कारण अधिकांश सॉल्युबल, ज्यादातर जो आप सॉल्युबल केसेस जानते हैं वो इसी केस के एग्जांपल होते हैं ज्यादातर, मोस्टली। जो अगला केस होगा सब केस 2 जो आएगा उसके एग्जांपल्स रिलेटिवली कम मिलेंगे आपको, और इसके एग्जांपल्स आयनिक में ज्यादा मिलेंगे, जैसे बेरिलियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड, बैरियम हाइड्रोक्साइड। ये सब जो सॉल्युबल है, हमने क्या बोला कि ये सॉल्युबल है, इस वजह से आपसे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, नीट में भी कि जेई में, कि व्हाट इज द रीजन ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ BeSO4। तो आप क्या बोलेंगे, इसकी हाइड्रेशन एनर्जी इसके लैटिस एनर्जी से ज्यादा है। बस बार बार चीजों को लिख रहे हैं आप समझ सके। अब सब केस 2 की बात करें, ध्यान से देखिएगा। हाँ, आपको अच्छे से ध्यान में रखना है कि सॉल्युबिलिटी का सबसे कॉमन रीजन, मतलब जो ज्यादातर केसेस में अप्लाइड है, वो यही है। अब सब केस 2 पर आते हैं हम लोग। सब केस 2 पे आप क्या लोगे कि इस बार ध्यान से डेल्टा H सॉल्यूशन बराबर पॉजिटिव, बट डेल्टा G सॉल्यूशन नेगेटिव। आप समझ पा रहे हैं, डेल्टा G सॉल्यूशन नेगेटिव लेना तो इसलिए है क्योंकि केस 1 के ही दोनों सब केसेस हैं, इसलिए ये तो फिक्स है। अब बेटा सिर्फ इसी बात पर फोकस होना है, आखिर डेल्टा H सॉल्यूशन पॉजिटिव कब होगा। इसका मतलब है लैटिस एनर्जी का मैग्नीट्यूड हाइड्रेशन एनर्जी के मैग्नीट्यूड से ज्यादा रहा होगा, तभी ऐसा होगा। अब ये तो क्लियर है कि सॉल्युबल तो है, क्योंकि डेल्टा G सॉल्यूशन हमने नेगेटिव लिया है, इसलिए अभी सॉल्युबल सॉल्ट है। तो अब आपको बेटा क्या सोचना है, किस पर काम करना है, हम लोगों को वर्क किस पर करना है कि आखिर जो आयंस इंबेडेड हैं, आयंस बंधे हुए हैं, वो वाली एनर्जी डिसोसिएटिंग एनर्जी से ज्यादा है, बावजूद उसकी सॉल्युबिलिटी क्यों है। तो अब डेफिनेटली इस इक्वेशन को अगर हम डेल्टा जी की इक्वेशन को समझने की कोशिश करें तो अब क्लियर है कि इसका मतलब टी डेल्टा एस वाला फैक्टर काम कर रहा है। ध्यान से देखिए, ऑब्वियसली solubility of such salts is due to high entropy change। सही से समझा जाए, हाई इंट्रोपी चेंज, लार्ज इंट्रोपी चेंज, लार्ज लिखिए ज्यादा सीट करेगा, लार्ज इंट्रोपी चेंज। जब आप उस MX सॉलिड को पानी में डाले तो कुछ इस तरीके से हुआ होगा, ये नेचर है, ये आयंस जो इसमें मौजूद है उनका अपना नेचर है, इस सॉल्ट का अपना नेचर है कि यहां पर डेल्टा एस लार्ज पॉजिटिव हो गया होगा एबनॉर्मली। अचानक से क्या घटनाएं हुई होंगी अभी आप नहीं कह सकते हैं। इंट्रोपी बढ़ने के लिए आप किसी चीज को सॉल्यूशन में डालते हैं तो इंट्रोपी बहुत रीजन से बढ़ सकता है। हो सकता है कि उसके आयन के पास पॉजिटिव चार्ज इतने ज्यादा हो कि वो वाटर को अचानक अपने तरफ इंट्रैक्शन बढ़ा ले, पावरफुल इंट्रैक्शन के थ्रू, और कह सकते हैं सॉल्यूशन के अंदर उसको आप आम भाषा में क्या लीजिए कि क्या बोलते हैं हम लोग कि कभी बहुत तगड़ा दुश्मन आ जाए सामने तो क्या होता है कि तगड़ा दुश्मन आ गया तो आपके खेमे में 10 लोग हैं भी तो खलबली मच जाती है। आप कैरम खेलते हैं, बराबर एक बड़ा वाला स्ट्राइकर लेते हैं तो सारी छोटी छोटी गोटियां पड़ी हुई आप लेते हैं और उसको जोर से मारे तो क्या हुआ, खलबली मच गई। अचानक इंट्रोपी चेंज बहुत बढ़ गया, डिसऑर्डरनेस सिस्टम में काफी बढ़ गया। तो ये कब बढ़ेगा, हो सकता है उस कैटायन के पास या एनायन के पास चार्ज नेचर ऐसा हो कि वाटर को अचानक वो पुल करने लगा। हो सकता है कि वो कैटायन या एनायन का स्ट्रक्चर ऐसा हो कि उसके 2 चार्ज पॉइंट के बीच में आकर के वाटर एडजस्ट हो गया हो, कुछ भी हो जाता है। अमोनियम प्लस के साथ ऐसा केस होता है।
हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेसिव वो बनाना स्टार्ट करता है, जिसके कारण जब भी NH4+ को हम पानी में डालते तो एंट्रोपी चेंज एक्सेसिव हाई हो जाता है। हम आपको थोड़ा सा समझा भी देते हैं, देखिए। लेकिन आप समझ सकते हैं कि यहां पर जो काम कर रहा है डेल्टा जी सॉल्यूशन बराबर आप जो कह रहे हैं डेल्टा एक्स सॉल्यूशन माइनस टी डेल्टा एक्स, तो बेटा ये तो पॉजिटिव है, इसी फैक्टर को लार्ज नेगेटिव बोले। हाँ, हो सकता है कि आपके दिमाग में ये भी चीजें आ रही हो, सर ये लार्ज नेगेटिव टी की वजह से भी होता है, हो सकता है। लेकिन अगर हमने कुछ नहीं कहा है, इसका मतलब हम लोग स्टैंडर्ड रूम टेम्परेचर ही कंसीडर कर रहे हैं, टेम्परेचर नहीं बढ़ा रहे हैं। इसीलिए आप इत्मीनान रखिए, ये वाली सॉलिबिलिटी टेम्परेचर की वजह से नहीं कहा जा सकता। हियर यहां पर जो आपने क्या बोला, टेम्परेचर रिमेन्स एट स्टैंडर्ड कंडीशन, इसलिए सॉलिबिलिटी कही जाएगी किसके वजह से, लार्ज एंट्रोपी चेंज की वजह से। इसके एग्जांपल हमने स्पष्ट बोला आपको, डेफिनेटली सॉल्युबल है, यहां भी ये भी आपका सॉल्युबल है। हमने बोला इसके एग्जांपल्स ऑलरेडी आपको कम मिलेंगे। अगर आप 100 एग्जांपल आप निकाल के आप अपनी एनसीईआरटी को देखिए और उसके सॉल्युबिलिटी के रीजंस को गूगल पे पढ़िए, अच्छी अच्छी किताबों से पढ़िए, आप पाएंगे कि मोर देन 90% सॉल्युबिलिटी की जो केसेस हैं वो इसी की वजह से है। सब केस 1 की वजह से, 2 वाले की वजह से बहुत कम आएंगे। कुछ एग्जांपल्स हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है। हाई एंट्रोपी चेंज की वजह से जो एब्नॉर्मली सॉल्युबिलिटी अच्छी होती है, उसका बेस्ट एग्जांपल होता है अमोनियम के कुछ सेलेक्टेड सॉल्ट्स। कुछ नहीं मतलब कुछ ज्यादा ही कह लीजिए, सारे भी नहीं कह सकते हैं, कुछ सेलेक्टेड सॉल्ट्स जैसे NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट, NH4(2SO3 अमोनियम सल्फाइड, और भी है सिल्वर एसीटेट। तो इस तरह के कुछ एग्जांपल्स हैं जहां पर की सॉल्युबिलिटी किस वजह से एंट्रोपी चेंज। आप बोलेंगे सर मेरे को कैसे पता चलेगा, जाहिर सी बात है पहले कैसे पता चल सकता है, ये केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री द सब्जेक्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। तो ये एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस है कि कौन क्या होगा नहीं होगा, आप पहले से अनुमान तो लगा नहीं सकते हैं, कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला से डिराइव नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इतना भरोसा रखिए कि जब हम लोग टॉपिक को एंड करेंगे तो एग्जांपल देखने के साथ आप पकड़ पाएंगे इजीली कि सर ये इस वजह से रीजन होगा सॉल्युबल होने का और इसकी सॉल्युबिलिटी का ये रीजन रहा होगा। तो हम लोग उस पर काम करेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल आइए यहां पे हम लोग लिखते हैं एग्जांपल्स में NH4NO3, NH4(2SO3, CH3COA, सिल्वर एसीटेट्स, मेनी अमोनियम सॉल्ट्स, बहुत सारे अमोनियम सॉल्ट्स। तो आप इसको नोट करेंगे, हम लोग अगले बोर्ड की तरफ जाएंगे। एक बार हम आपके सामने से हटते हैं स्क्रीन पर से, ताकि आप इसको देखें और देख करके आप स्क्रीनशॉट ले सकें इसका, ठीक है। फिर आपको नोट भी करना इससे, फिर हम लोग अगले बोर्ड पर आते हैं। आपके लिए हमने छोड़ा। वेलकम बैक। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आपने इसको, अब आपको इसको नोट भी करना है। आइए अब हम लोग सॉलिबिलिटी के केस 1 में थे। अब वहां पर एक बार हम आपको जैसे अमोनियम सॉल्ट्स की बात कर रहे हैं, हम उसको भी आपको दिखा दे रहे हैं थोड़ा सा, एक्चुअली एंट्रोपी चेंज कैसे काम किया होगा वहां, ध्यान से देखा जाए। एक्चुअली जब आप NH4+ का कोई सॉल्ट लिए होंगे, X- ही लेते हैं, मान लीजिए इसको आपने वाटर में डाला, अभी ये सॉलिड सॉल्ट है, तो ये जो NH4+ है, N पर प्लस आप लिखेंगे। हालांकि केमिस्ट्री में इस तरीके से नहीं दिखाया जाता है, ये आप लोगों की सुविधा के लिए हम लोग इस तरह से दिखा देते हैं। चार्ज पूरे मॉलिक्यूल पे कंसीडर होता है। बाय द वे, आइए आप समझ पा रहे हैं कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
और En मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नाइट्रोजन और N पर प्लस में बहुत का अंतर है, यहां पर N पर प्लस, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी हाई है, तो इस पर यह पॉजिटिव चार्ज कुछ ज्यादा ही डेवलप करवाएगा। हमने 5 बना दिया, सॉरी देखिए, अब यहां पर जब आप इसको पानी में डालें तो देखिए अब वाटर यहां भी आया, वाटर यहां भी आया, हर जगह H2O की मॉलिक्यूल्स अटैक कर रहे हैं। तो हुआ क्या कि अचानक, और आप समझ सकते हैं कि इसके पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये भी H2O को खींच रहा है चारों तरफ से। आपको सिर्फ इस बात को दिमाग में स्टैब्लिश करना है, इस कॉन्सेप्ट को, कि आखिर कौन सा ऐसा रीजन है कि अचानक इंट्रोपी चेंज बढ़ गया। वो जो खलबली वाली बातें हम लोग बोले ना कि वो स्ट्राइकर लेते हैं, आप बर्फ से स्ट्राइकर लिए और कैरम पर चला दे तो वो खलबली आती है। एक्चुअली आप उसको रियलाइज कीजिए कि जब अमोनियम आयन पानी में जा रहा होगा तो उस समय में कैसे सॉल्यूशन के अंदर इंट्रोपी चेंज इनहैंस हुआ होगा एबनॉर्मली। वही चीज को हम समझा रहे हैं, N+ साइट के कारण भी और 4H साइट के कारण भी। इसीलिए आप कह सकते हैं फाइनली कि इंट्रोपी चेंज काफी बढ़ गया और दैट्स व्हाई कि डेल्टा जी नेगेटिव हो गया। तो अभी आप एग्जांपल्स पर नहीं जाएंगे, एग्जांपल सिखाना आपको मेरा काम है, वो हम जैसे जैसे टॉपिक कंप्लीट होगा वो हम सिखाएंगे आपको कि कैसे हम एनालाइज करें कि इस चीज की सॉल्युबिलिटी का रीजन क्या है, इस चीज की सॉल्युबिलिटी का रीजन क्या है। अभी हमने क्या बोला, केस 1 डेल्टा जी नेगेटिव मतलब सॉल्युबल है MX, और केस 2 डेल्टा जी पॉजिटिव मतलब MX इनसॉल्युबल है। केस 1 में 2 केस, पहला कि डेल्टा H सॉल्यूशन ही नेगेटिव हो जाए, तब संभव है जब हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा हो लैटिस। तो हमने बोला कि 85-90% केसेस जो है सॉल्युबिलिटी के, वही एग्जांपल वही रीजन है उसका कि हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है लैटिस। और सब केस 2 में हमने क्या लिखा कि डेल्टा H सॉल्यूशन तो पॉजिटिव है फिर भी डेल्टा जी नेगेटिव है, तो जाहिर सी बात है इस बार T डेल्टा S बड़ा फैक्टर है। T डेल्टा S में T भी फैक्टर हो सकता था, डेल्टा S भी फैक्टर हो सकता था, लेकिन हमने क्या बताया, T फैक्टर नहीं है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर हमने स्टैंडर्ड ले लिया, टेम्परेचर बढ़ाया नहीं। हाँ, अगर हम टेम्परेचर बढ़ा करके सॉल्युबिलिटी बढ़ा लेते तो उस समय में आप T बोल सकते थे, लेकिन अभी T नहीं बोल सकते। तो वो एंट्रोपी चेंज का एग्जांपल हुआ। और इसके एग्जांपल्स में आपको बोलना अमोनियम सॉल्ट्स, आप शॉर्ट में याद रखिए इतना, क्योंकि आपको उतना डेप्थ में कभी आपसे सवाल नहीं पूछा जाएगा अमोनियम के कौन सॉल्ट्स। आप 12th लेवल पर है, आप उतना से काम फिलहाल अपना निकाल सकते हैं। तो अमोनियम के कुछ सिलेक्टेड सॉल्ट्स, सिल्वर एसीटेट, ये सारे एग्जांपल्स हैं। पोटेशियम कार्बोनेट और भी ऐसे एग्जांपल्स हैं जो हाई एंट्रोपी चेंज की वजह से जहां पर सॉल्युबिलिटी है। अब हम लोग इस केस को कंप्लीट करने के बाद आते हैं केस 2 पर। केस 2 जहां डेल्टा जी सॉल्यूशन पॉजिटिव था, आइए उस पर बात करते हैं। केस 2, इस केस में हमने लिखा है डेल्टा जी सॉल्यूशन बराबर पॉजिटिव। इसका मतलब हुआ दोस्त MX इज इनसॉल्युबल। चीजें पूरी क्लियर है। इनसॉल्युबिलिटी के यही एकमात्र कारण है कि डेल्टा जी सॉल्यूशन पॉजिटिव, लेकिन अब उसमें भी डेल्टा जी किसके कारण पॉजिटिव है इस बात को समझना है। ध्यान से देखिएगा, डेल्टा H सॉल्यूशन माइनस T डेल्टा S। बेटा ये पॉजिटिव है, इसका मतलब तो क्लियर है ना कि ये वेरी लार्ज पॉजिटिव है, मतलब लार्ज पॉजिटिव है, तो क्लियर हो गया। और ये क्या है, लैटिस एनर्जी का सम और हाइड्रेशन एनर्जी का सम, एल्जेब्रिक सम। इसका मतलब क्या हुआ कि अब ये क्यों पॉजिटिव रहा होगा, क्योंकि लैटिस बहुत ज्यादा होगा। हाई लैटिस एनर्जी, मतलब क्लियर हो गई चीजें क्या। इनसॉल्युबिलिटी के पीछे एक ही कारण हो सकता है, हाई लैटिस एनर्जी। सॉल्युबिलिटी के पीछे और भी रीजंस हैं, मतलब 3 रीजन हैं उसके। हाइड्रेशन का ज्यादा होना, एंट्रोपी चेंज का एब्नॉर्मली ज्यादा होना,
और अभी हमने एक बात करी जिसको अभी डिस्कस नहीं किया है, टेम्परेचर का जादू। तो सॉल्युबिलिटी के 3 रीजन हो सकते हैं, इन सॉल्युबिलिटी के एक ही रीजन होंगे, क्या? लैटिस एनर्जी हाई हो गया। आपको बस इतना सा कमांड हो जाए कि कौन कंपाउंड सॉल्युबल है और कौन सा आयनिक कंपाउंड इनसॉल्युबल है, तो आप यकीन मानिए 9-10th की केमिस्ट्री जब आप पलट करके पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जहां इनऑर्गेनिक काफी ज्यादा है दिया हुआ, इनऑर्गेनिक से ही शुरुआत है केमिस्ट्री की, तो आप जब उसको पलट के पढ़ेंगे तो आपको मजा आने लगेगा। 9-10 की केमिस्ट्री आपको टफ क्यों लगती थी? आप गौर कीजिए, 2 ही वजहों से, सॉल्युबिलिटी और कलर। जब पेज पलटे तो चीजें क्या आ जाती थी? दिस कंपाउंड इज सॉल्युबल, ये घुलनशील है, ये अवक्षेप है, इनसॉल्युबल, ये लाल है, ये पीला है, ये नीला है। दिमाग वहीं पर अटक गया, यार अब हम कहां से निकाले कि कौन क्या, कितना कलर को बैठ के रटे, 4 कंपाउंड रटे, तारे जमी पर वाला हिसाब किताब लग गया, क्या लेटर्स आर डांसिंग, यहाँ कलर्स आर डांसिंग, वो हो गया कि ये पिंक उसमें चला गया, उसका नीला पीला उसमें चला गया, ले दे के गुरुजी पूछे, पिटाई खा गए, छोड़ दिया, अरे केमिस्ट्री बड़ी बोरिंग है। ऐसा नहीं, अगर आप केमिस्ट्री को लॉजिक से सीखेंगे तो बहुत प्यारा सब्जेक्ट है। हर सेकंड आप केमिस्ट्री को जीते हैं, आप खाना खा रहे हो, कुछ कर रहे हो, हर सेकंड आप केमिस्ट्री से चल रहे हैं, आपके शरीर तो पूरी केमिस्ट्री के रिएक्शंस की भरमार है, और बिना रिएक्शंस के तो कुछ पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आप उसको ऑब्जर्व करेंगे, अगर उसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, तब ना इंटरेस्टिंग होगा। अगर आप सिर्फ फैक्ट को निकाल के देखेंगे, ये अलग, ये अलग, ये अलग, तो ऑब्जर्वेशन तो अलग अलग ही होगा ना। ऑब्जर्वेशंस है सारे अलग अलग, आप उन दूसरों को एक दूसरे को जबरदस्ती रिलेट करते हैं। सोडियम के पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इससे मैग्नीशियम को क्या मतलब है? कि मैग्नीशियम को क्या मतलब, आप सोच के देखिए, सोडियम के पास एक वैलेंस है, मैग्नीशियम को इस बात से क्या लेना देना कि सोडियम के पास कितना। लेकिन आप क्या करते हैं, अपनी सहूलियत के लिए सोडियम और मैग्नीशियम को रिलेट करते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की संख्या इतनी से ज्यादा नहीं होगी, 2 8 के बाद 2 होगा या 1। तो स्टडी आप अपनी सहूलियत के लिए करते हैं, इससे सोडियम मैग्नीशियम को लेना देना नहीं है। सोडियम मैग्नीशियम को समझना है तो इंडिविजुअली समझिए, दोनों के स्ट्रक्चर को समझिए, चीजों को समझिए, प्रॉपर्टीज को समझिए। तो सॉल्युबिलिटी का भी यही हिसाब किताब है, अलग अलग सॉल्ट्स की सॉल्युबिलिटी के रीजंस अलग अलग है। अब किस समय क्या रीजन लगेगा ये आप डायरेक्ट हिट नहीं कर सकते हैं, इस पर लंबा चौड़ा काम करना पड़ेगा, धीरे धीरे आप चीजों को समझ पाएंगे। तो एनीवे, अभी हम लोगों ने कंक्लूड किया कि इनसॉल्युबिलिटी का एक ही रीजन है, और वो रीजन क्या है? हाई लैटिस एनर्जी। अब आप इनसॉल्युबल वाले अगर एग्जांपल्स जानते हैं तो काम करते हैं, हम लोग उस पर 2-4 लिखते हैं, बाकी कौन सॉल्युबल इनसॉल्युबल होगा हम लोग सीखेंगे आगे के लेक्चर्स में। आइए, SrSO4 BaSO4, आप याद कीजिए अभी इसी के ग्रुप का सल्फेट जब ले रहे थे, इससे पिछले वाले बोर्ड में तो बेरिलियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट क्या था? सॉल्युबल था, और SrSO4 BaSO4 इनसॉल्युबल। CaSO4 की बात अभी नहीं की है, वो पार्शियली सॉल्युबल है, जिसको इनसॉल्युबल वाली ही कैटेगरी में रखेंगे, और उसका भी लैटिस ज्यादा नहीं है, प्रैक्टिकली हाइड्रेशन से। तो आइए ये उसी तरीके से BuH2 MgOH2, जबकि इसी का CaOH2 और SrOH2 और BaOH2 सॉल्युबल था। तो इन सब का आप क्या बोलेंगे? ये इनसॉल्युबल है, क्यों? तो H लैटिस एनर्जी ज्यादा है इनके हाइड्रेशन। तो ये हमारा केस 2 था। अब आइए केस 2 में ऑल्सो एक बात और डिस्कस कर सकते हैं, ध्यान से देखिए। एट हाई टेम्परेचर और when solution temperature gets raised, positive delta Z could be negative। जब आप टेम्परेचर को बढ़ा देंगे तो बेटा सोचिए, अब ये पॉजिटिव डेल्टा जी नेगेटिव हो सकता है। सिंपल है, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। हमने मान लिया है कि ये पॉजिटिव है, लेकिन अगर हम इस टेम्परेचर को बढ़ा दें, हाई टेम्परेचर कर दें, तो इस केस में डेल्टा एच के मैग्नीट्यूड
को ओवरकम कर सकता है टी डेल्टा एस का मैग्नीट्यूड ज्यादा टेम्परेचर होने की वजह से। और अगर बेटा ऐसा हो गया तब ये पॉजिटिव नहीं रहेगा, उस केस में ये नेगेटिव हो जाएगा और MX इज सॉल्युबल। अब यहां आप बोलेंगे सॉल्युबिलिटी इज ड्यू टू हाई टेम्परेचर या सॉल्यूशन टेम्परेचर, लेकिन ऐसे कंपाउंड जो कि हाई टेम्परेचर पे देकर के अब सॉल्युबल हुए हैं, ऐसे आयोनिक कंपाउंड नॉर्मल टेम्परेचर पर क्या थे पहले, तो इनसॉल्युबल थे। इसके भी एग्जांपल्स हैं और ऐसा है कि आपके सिलेबस में भी पढ़ना है। PbCl2, आप लेड क्लोराइड को नॉर्मली वाटर में रखिए, वो इनसॉल्युबल है, लेकिन जब उसको आप हॉट वाटर में डालिए, बॉइलिंग वाटर में डालिए, वो पूरी तरीके से सॉल्युबल है। तो हम लोग इसके PbCl2 के एग्जांपल्स को लिखेंगे। हम सामने से हट रहे हैं, आप बोर्ड का स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम लोग अगले बोर्ड पर आते हैं। वेलकम बैक, उम्मीद है आप लोगों ने लिख लिया होगा। आइए अब हम लोग वो वाला एग्जांपल करते हैं, यहां पे लिख लेते हैं पहले चीजों को। सॉल्युबिलिटी इज ड्यू टू सॉल्यूशन टेम्परेचर और कह सकते हैं हाई टेम्परेचर। PbCl2 पार्शियली सॉल्युबल है और इनसॉल्युबल है। इन कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर केमिस्ट्री में बोलने का मतलब होता है नॉर्मल वाटर। केमिस्ट्री में कोल्ड वाटर में लोग ठंडे पानी को नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो पार्शियली सॉल्युबल या इनसॉल्युबल ये कोल्ड वाटर में। तो बताइए इस समय में इनसॉल्युबिलिटी क्यों है? इनसॉल्युबिलिटी के रीजन क्या है? तो इनसॉल्युबिलिटी के तो बेटा एक ही रीजन हो सकते हैं, क्या? लैटिस का ज्यादा होना हाइड्रेशन से। देखिए हम चीजों को बार बार रिपीट करते हैं, तो लैटिस का ज्यादा होना हाइड्रेशन से। अब कंप्लीटली सॉल्युबल है, ये फेयरली सॉल्युबल है, अच्छे से ये घुल जाएगा। कहां पे? इन हॉट और बॉइलिंग वाटर। तो इस समय में भी लैटिस एनर्जी ज्यादा ही हाइड्रेशन से, लैटिस हाइड्रेशन पर फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हुआ क्या इस बार कि डेल्टा एच सॉल्यूशन के मैग्नीट्यूड से ओवरकम कर दिया है इसको टी डेल्टा एस का मैग्नीट्यूड। तो सॉल्युबिलिटी का ये कारण है। तो इस तरह से हम लोग इस एग्जांपल को भी देखें। अब ये पॉइंट है कि सिर्फ PbCl2 ही नहीं, PbX2 के बारे में ही हम लोग ये बात कह सकते हैं। गौर से सुनिएगा, मिसलीड मत होइए। हम PbX2 के बारे में ये बातें कह सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से वो उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, मतलब डेल्टा जी उसका डाउन होता है। ये PbX2 के पूरे ग्रुप पर लागू होता है। लेकिन ध्यान दीजिए, हमने ये बोला है कि PbX2 पर यह लागू होता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से उसका डेल्टा जी डाउन होता है। हमने ये नहीं बोला है कि टेम्परेचर बढ़ाने से PbX2 सॉल्युबल हो जाते हैं। लोग कंफ्यूज कर जाते हैं इसमें, और ऐसा बहुत सारे लोग पढ़ा भी देते हैं कि हाई टेम्परेचर पर PbX2 सॉल्युबल है। सिर्फ PbCl2 के साथ ये बातें हैं। टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी सबकी बढ़ेगी, लेकिन PbCl2 के बाद बाकी हाई टेम्परेचर पे भी इनसॉल्युबल है। एक बड़ी अच्छी बात हम यहां पे कर सकते हैं, हम लोगों से PbX2 वाली पहली चीजें लिख देते हैं हम लोग, ध्यान से देखिए। along with PbCl2 solubility of PbX2 increases with increasing temperature। अच्छे से देखा जाए, हमने सबकी बात बोली। आप ये PbCl2 लीजिए, PbBr2, PbI2, PbF2 को छोड़ दिया हमने, ठीक है, लेट इट बी, उसको रहने दीजिए।
थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है उसकी, उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। वैसे वो इनसॉल्युबल है, जानते PbF2 इनसॉल्युबल है, ये जानते। पहले आपने क्या बोला, ये पार्शियली सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर और इनसॉल्युबल, हाईली इनसॉल्युबल। PbI2 हाईली इनसॉल्युबल होता है। और पॉइंट ये भी है, ये येलो कलर के प्रेसिपिटेट में इसका हम लोग काउंट करते हैं पीपीटी प्रेसिपिटेट। लेकिन सिर्फ यही है जो सॉल्युबल है हॉट वाटर, बाकी सारे हॉट वाटर में भी इनसॉल्युबल है। लेकिन हाँ, सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, सॉरी, इन सब की सॉल्युबिलिटी हॉट वाटर में बढ़ेगी। सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप नहीं बढ़ रही, ऐसा नहीं हम कह रहे, इन सब की सॉल्युबिलिटी हॉट वाटर में बढ़ जाएगी रिलेटिवली। लेकिन रहेंगे ये दोनों तब भी इनसॉल्युबल, दे आर मोर सॉल्युबल इन हॉट वाटर। और क्लियर समझ लीजिए PbI2 के बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं है। इनसॉल्युबल है किसमें, कोल्ड वाटर। इनसॉल्युबल है किसमें, हॉट वाटर। है ये दोनों में इनसॉल्युबल, कोल्ड वाटर में भी ये इनसॉल्युबल है और हॉट वाटर में भी इनसॉल्युबल है, ये दोनों में इनसॉल्युबल। लेकिन हाँ, टेम्परेचर बढ़ाने से थोड़ी सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, Ks की वैल्यू इनका बढ़ता है, वो आप देखिए। सॉरी, Ks की बात कर रहे थे, डेल्टा जी घटता है, डाउन होता है। तो चलिए हम लोग अभी ये वाला केस देख रहे थे कि टेम्परेचर से सॉल्युबिलिटी कैसे अफेक्ट होता है। अब इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं, सॉल्युबिलिटी के एग्जांपल्स को पिक करते हैं और उसको लैटिस हाइड्रेशन से रिलेट करते हैं। हम हटते हैं सामने से, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, आप ऐसा कीजिए कि अगर किन्हीं के दिमाग में ये सवाल एक आ रहा हो कि सर तब तो कोई भी आर्बिट्रेरी मान लेते हैं सर कि इनसॉल्युबल आयोनिक कंपाउंड है MX, तो सर इसका मतलब तो स्पष्ट है कि हीट ऑफ सॉल्यूशन जो है वो ज्यादा है मैग्नीट्यूड वाइज टी हीट बैलेंस। हो सकता है ये सवाल किन्हीं के दिमाग में आ रहा हो, इसलिए हम खुद से रेज करके इसको सॉर्ट आउट भी कर दें। अब पॉइंट है, आप ये सोचिएगा कि सर टेम्परेचर अगर हम बढ़ा दें तो क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि सर्टेन टेम्परेचर पर डाल करके फिर डेल्टा H सॉल्यूशन के मैग्नीट्यूड को ओवरकम कर जाए डेल्टा S? ऐसा भी तो सर हो सकता है, और फिर डेल्टा G नेगेटिव हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? थियोरेटिकली तो एक टेम्परेचर ऐसा डिजाइन हो ही सकता है कि हम टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते ऐसा कर ले कि डेल्टा G को नेगेटिव कर ले, ऐसा तो हो सकता है। लेकिन थियोरेटिकली, प्रैक्टिकली, जैसे पत्थर लीजिए, वो आयनिक कंपाउंड है, अगर उसमें बहुत सारे कंस्टिट्यूएंट पानी में डाल के खौलाइएगा तो पत्थर थोड़ी ना घुल जाएगा। कॉन्सेप्ट क्या है, आप टेम्परेचर तो बढ़ाते हैं, जिस थियोरेटिकल टेम्परेचर पर T डेल्टा S ओवरकम करेगा डेल्टा H सॉल्यूशन को, अगर वो थियोरेटिकल टेम्परेचर पानी के बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर रहेगा तो पानी ना उड़ जाएगा, क्या बचेगा? वाटर गेट्स इवेपोरेटेड कंप्लीटली। तो फिर पानी नहीं तो सॉल्यूशन कैसा, फिर सॉल्युबिलिटी कैसे आप डिफाइन करेंगे? तो ऐसा जो है आपके दिमाग में, इसलिए अब ये सवाल नहीं आना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर जो ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसका टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी सही हो सकता है, ज्यादातर के साथ केसेस क्या है, तो उसका जो वो थियोरेटिकल टेम्परेचर है वो बॉइलिंग पॉइंट के, वो थियोरेटिकल टेम्परेचर जो वो बॉइलिंग पॉइंट के वो टेम्परेचर काफी ऊपर है, वाटर के बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर है। इसीलिए ये चीज अब दिमाग में नहीं लाइएगा, ठीक है? चलिए आइए आगे बात करें। एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग,
सल्फेट्स ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के सल्फेट्स BeSO4, MgSO4, CaSO4, SrSO4, BaSO4। अच्छे से देखिएगा दोस्त, आप पढ़ चुके हैं कि ये दो सॉल्युबल है, ये पार्शियली सॉल्युबल है और ये दो इनसॉल्युबल है। इसका मतलब आप ये भी जान रहे हैं सॉल्युबिलिटी के जो अधिकांश केसेज हैं वो इस वजह से है क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी का मैग्नीट्यूड लैटिस एनर्जी के मैग्नीट्यूड से ज्यादा है, और इनसॉल्युबिलिटी के जो केसेज हैं वो सिर्फ इस वजह से है क्योंकि लैटिस ज्यादा है हाइड्रेशन से, लैटिस ज्यादा है हाइड्रेशन से। इनसॉल्युबिलिटी का सिर्फ यही रीजन है, सॉल्युबिलिटी के अधिकांश केसेज में ये रीजन है। तो ओवरऑल अगर हम आपको बोले कि सॉल्युबिलिटी आप क्या समझ रहे हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ MX आयनिक सॉलिड के बारे में आप क्या बोल रहे हैं, तो आप बोलिएगा सर डेल्टा सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा तब जब डेल्टा जी घटेगा, और सर डेल्टा जी कब घटेगा, यदि या तो ध्यान से हाइड्रेशन एनर्जी, लैटिस एनर्जी, टेम्परेचर और एंट्रोपी चेंज सब पर बात किया जाए। तो डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, और डेल्टा H इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी एंड लैटिस एनर्जी। ये नेगेटिव में है तो बताइए ये क्या होना मानता है, नेगेटिव में बढ़ेगा तभी तो डेल्टा जी घटेगा, या कह लीजिए डेल्टा जी नेगेटिव में बढ़ेगा, घटने का मतलब है नेगेटिव में बढ़ना। ये लीजिए, तो ये नेगेटिव में कब बढ़ेगा, जब हाइड्रेशन नेगेटिव में बढ़े, और लैटिस तो पॉजिटिव होता है इसीलिए लैटिस घटे, टेम्परेचर बढ़े और एंट्रोपी चेंज बढ़े, तो ये सब फेवरेबल सिचुएशन होगा। तो आप सॉल्युबिलिटी के लिए क्या बोलिएगा, हाइड्रेशन एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये बढ़ रहा है ये भी बढ़ रहा है, तो हाइड्रेशन एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लैटिस एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और डॉट डॉट लगा दिए, इन दोनों फैक्टर को हम इग्नोर कर दिए। आप समझ पा रहे होंगे ये बड़े अच्छे कॉन्सेप्ट पढ़ा है, लोग सिर्फ इसी को पकड़ के रहते हैं, इसलिए हमने आपको पूरा क्लियर किया कि नहीं टेम्परेचर सॉल्यूशन में एंट्रोपी चेंज उस समय क्या है, इस पर भी डिपेंड करता है अपना सॉल्युबिलिटी। आइए अब इस केस में क्या दिख रहा है, ऊपर जाने पर सॉल्युबल चीजें मिल रही है, नीचे इनसॉल्युबल है, सॉल्युबिलिटी ऊपर की तरफ बढ़ रही है। अब आपको रीजन लिखना है, कारण सवाल सॉल्युबिलिटी में जो आते हैं वो पहला मॉडल ये है, कोई कंपाउंड देके, पहला क्वेश्चन का टाइप ये, कोई कंपाउंड देके आपसे पूछा जाएगा ये सॉल्युबल या इनसॉल्युबल, पहला। दूसरा सवाल टाइप ये है दूसरे तरह के क्वेश्चन का कि आपसे पूछा जाएगा ये कंपाउंड इनसॉल्युबल है इसका रीजन बताइए, या ये सॉल्युबल इसका रीजन बताइए। तीसरा जो सबसे कॉमन है, मेन और नीट की बात कर रहे हैं, जेईई मेन और नीट में इस तरह के ज्यादातर सवाल आते हैं। तीसरा सॉल्युबिलिटी 5 कंपाउंड लिख करके ट्रेंड बोला जाएगा कि इसमें से कौन सा करेक्ट ट्रेंड होगा, ऊपर नीचे इररेगुलर क्या होगा। ये 3 सॉल्युबिलिटी के रिगार्डिंग जनरल क्वेश्चंस हैं जो जेईई मेन और नीट में पूछे जाते हैं। आईआईटी की बात मत सोचिए, आईआईटी एडवांस्ड सॉल्युबिलिटी को इतने सस्ते में निपटा नहीं देता है, वो इसको एक छोटा सा हथियार बना के एक बड़ा सा एटम बम तैयार करता है जिसको बोलते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस, सॉल्ट एनालिसिस। आपका सॉल्ट एनालिसिस बहुत अच्छा हो जाएगा यदि आप सबसे पहला आधा आपका टेंशन खत्म हो जाएगा अगर आपको सॉल्युबिलिटी पता है कि ये सॉल्ट सॉल्युबल या इनसॉल्युबल। यही तो सॉल्ट एनालिसिस का खेल है। 9th-10th से सॉल्ट एनालिसिस के सारी चीजें शुरू हो जाती है, हम लोग ध्यान नहीं देते हैं उतना, केमिस्ट्री को उस समय इजी बनाने की कोशिश नहीं करते। एनीवे, तो सॉल्युबिलिटी के 3 तरह के क्वेश्चन है, सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल, सॉल्युबिलिटी के रीजन, सॉल्युबिलिटी का ट्रेंड। अब आइए ट्रेंड के रीजन, चौथे टाइप का क्वेश्चन, ये जो सॉल्युबिलिटी बढ़ रहा है तो अब बेटा इसमें 4 चीजें हैं। हमने आपको बताया कि आप अभी इस लायक नहीं है कि किस समय आप टेम्परेचर और एंट्रोपी चेंज की बात कर सके, इसलिए इन दोनों को आप भूल जाइए। टेम्परेचर तो खैर बढ़ाया जाएगा, वो तो पता चल जाएगा,
इंट्रोपी चेंज की बातें भूल जाइए, लिमिटेड एग्जांपल्स हमने सिखाया है, कुछ सिलेक्टेड अमोनियम सॉल्ट्स, सिल्वर एसीटेट, पोटेशियम कार्बोनेट वगैरह सिलेक्टेड एग्जांपल्स हमने बताया, तो ये दोनों भूल जाइए। अब सोचिए हाइड्रेशन और लैटिस दोनों में से कौन सॉल्युबिलिटी को बढ़ाने के पीछे रीजन होगा। तो आइए एक बार फिर से आपको रिवाइज करना। आप जानते हैं हाइड्रेशन एनर्जी भी नेगेटिव में चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और साइज के इनवर्सली। और भाई साहब यही हाल सेम लैटिस एनर्जी का भी होता है कि वो भी चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और साइज के इनवर्सली। चार्ज के वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और साइज के इनवर्सली। तो ऊपर जो जाने पर अगर अप द ग्रुप हम जा रहे हैं, अक्रॉस द ग्रुप अपवर्ड, तो साइज देखिए घट रहा है। अब इसको हम यहां पे घेर के एनालाइज कर रहे हैं, साइज घट रहा है R+, तो लैटिस एनर्जी बढ़ेगा। और लैटिस अगर बढ़ा तो आप जानते हैं लैटिस के घटने से सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, तो लैटिस के बढ़ने से सॉल्युबिलिटी घटेगी। अब आप डिस्कस कीजिए फिर हाइड्रेशन की तरफ। अगर R+ घटेगा तो हाइड्रेशन एनर्जी बढ़ेगी, अगर हाइड्रेशन बढ़ेगी तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। काम दोनों कर रहा है क्योंकि सॉल्यूशन में दोनों चीजें मौजूद। जैसे आपके अंदर अच्छी चीजें भी होती, बुरी भी चीजें होती। आप कभी किसी चीज की तरफ फिसल जाते हैं, मतलब सॉल्युबल हो जाते हैं, कभी उस चीज को रेसिस्ट कर लेते हैं, मतलब इनसॉल्युबल है। तो आप सॉल्युबल कब है, आप फिसल कब गए बुरी चीजों की तरफ, जब बुरी चीजें अच्छी चीजों पर फौरन एंड इंस्टेंटली जो है वो इंस्टेंट एक इफेक्ट हुआ कि बुरी चीजें थोड़ी भारी हुई फॉर द सेकंड। तो आप क्या हुआ वो, लेकिन क्या उस समय क्या अच्छी चीजें काम नहीं कर रही थी, काम वो भी कर रही थी। और जिस समय आप अच्छे कुछ काम कर लेते हैं, किसी को सड़क पार करा लिए, कोई बूढ़ा आदमी जा रहा है वो नहीं क्रॉस कर पा रहा, आप उसको सड़क क्रॉस करवाना चाह रहे हैं और करवा दिए, तो क्या आपके साथ समय उस समय कोई नेगेटिव चीज दूसरा फैक्टर नहीं आया? आता है, अरे कहीं पार कराने में हमारा टाइम जाए, हम क्यों कराएं, या ये वो तब तक दिमाग में रहे हम कहीं ठुक पिट गए तो कई बार बहुत सारे लोग नहीं करवाते हैं। मतलब फैक्टर दोनों काम कर रहा है, डोमिनेंसी की बात है। और ये जरूरी नहीं है कि हर बार लैटिस डोमिनेट करे, लैटिस तब डोमिनेट करेगा जब इनसॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, हाइड्रेशन तब डोमिनेट करेगा जब सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि हाइड्रेशन बढ़ने से सॉल्युबिलिटी बढ़ती है और लैटिस बढ़ने से सॉल्युबिलिटी घटती है। तो बेटा यहां हमने पहले इसलिए लिख लिया है कि आपको एनालाइज करने में, रिकॉग्नाइज करने में आसानी हो कि सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है तो कौन सा रीजन भारी पड़ रहा होगा, डेफिनेटली हाइड्रेशन एनर्जी भारी पड़ रहा होगा। हाइड्रेशन एनर्जी बढ़ रहा है तभी तो सॉल्युबिलिटी बढ़ा, मतलब सॉल्युबिलिटी घट रहा है, सॉल्युबिलिटी सॉरी यहां पे लिखना होगा गलत लिख सॉरी, तो आप लिखेंगे। अब इसको हम, ये सीन से बाहर है, अब इसके पीछे कारण क्या लिखेंगे, आप इसको घेर के हटाइए, इसके पीछे का कारण क्या होगा, आप लिखेंगे H हाइड्रेशन या हीट ऑफ हाइड्रेशन, ध्यान से, इंक्रीजेज लार्जली, बस इतना सा लिख दीजिए आपका काम हो गया। और क्लियर करना चाहते हैं तो लिख सकते हैं इररेस्पेक्टिव ऑफ लैटिस एनर्जी, दैट्स इट, इररेस्पेक्टिव ऑफ लैटिस एनर्जी। लैटिस भी बढ़ रहा था जो सॉल्युबिलिटी को घटा रहा था, और हाइड्रेशन भी बढ़ रहा था वो सॉल्युबिलिटी को बढ़ा रहा था। ओवरऑल सॉल्युबिलिटी बढ़ गई, इसका मतलब है कि हाइड्रेशन काफी तेजी से बढ़ा है इररेस्पेक्टिव ऑफ लैटिस। अगर आप वहीं पर एग्जांपल ले ले 2A ग्रुप के हाइड्रोक्साइड्स का, ध्यान से देखिए, अभी अभी आपने उसको भी किया, BuH2 MgOH2 CaOH2, अच्छे से देखा जाए SrOH2 BaOH2। रिकॉर्डिंग लेक्चर होने के बावजूद हमने काफी टाइम देकर के स्लो पेस के साथ हमने काम किया है कि आप रिकॉर्डिंग को बार बार आगे पीछे करके चीजों को समझने में अपना टाइम वेस्ट न करें। अदरवाइज यही चीजें होती है, आप जानते हैं कि जब एक 30 मिनट का कोई रिकॉर्डिंग दिया जाता है वीडियो लेक्चर में, तो आप लोग आगे पीछे कर करके अपना उस 30 मिनट के पीछे बहुत सारा मिनट वेस्ट कर लेते हैं। आइए, अब ये क्लियर है कि ये दोनों इनसॉल्युबल, ये हमने पीछे पढ़ा है। ये क्लियर है कि ये तीनों सॉल्युबल। अब ये भी क्लियर है कि इसका रीजन, दूसरा सवाल, 3 तरह के सवाल में दूसरा सवाल, लैटिस ज्यादा हाइड्रेशन से। अब ये भी इसमें क्लियर हो गया कि लैटिस से ज्यादा हाइड्रेशन,
तीसरा सवाल, ये भी क्लियर हो गया कि सॉलिबिलिटी नीचे बढ़ रही है। अब बारी है चौथे सवाल की, सॉलिबिलिटी क्यों बढ़ रही है? तो या तो सॉलिबिलिटी बढ़ेगा लैटिस के तेजी से घटने से, या सॉलिबिलिटी बढ़ेगी हाइड्रेशन के तेजी से बढ़ने से। तो डाउन द ग्रुप जाने पे कटायन का साइज बढ़ रहा है, डाउन द ग्रुप जाने पे कटायन का साइज बढ़ रहा है। तो साइज बढ़ने से लैटिस भी घटेगा और हाइड्रेशन भी घटेगा। तो घटने में कौन बेनिफिटेबल है सॉलिबिलिटी के लिए, लैटिस या हाइड्रेशन? तो लैटिस। सॉलिबिलिटी बढ़ाने के लिए बेनिफिटेबल है हमारा लैटिस का घटना, हाइड्रेशन घटा तो सॉलिबिलिटी को तो खा जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे यहां पर, सॉलिबिलिटी इंक्रीजेज एज यू नॉट डिक्रीजेज लार्जली। बहुत तेजी से हमारा इस बार लैटिस एनर्जी घट गया। हाइड्रेशन भी घट रहा है लेकिन वो उतना नहीं घट पाया जितना लैटिस घटा, इसलिए कुल मिलाकर के सॉलिबिलिटी बढ़ गई। तो रीजन हम लोग इस तरीके से देते हैं। डेफिनेटली चीजों में सबसे जो अब ज्यादा लर्न करना है वो ये करना है, ये सॉलिबिलिटी आपको कुछ नहीं आएगा अनलेस कि आपको ये ना पता रहे कि कौन सॉल्युबल है कौन इनसॉल्युबल, क्योंकि वो पता रहने से सारे सवाल सॉल्व होंगे। वो पता है तो आप लॉजिक भी लगा लीजिएगा कि लैटिस ज्यादा या हाइड्रेशन ज्यादा, कब एंट्रोपी चेंज ज्यादा, तो वो भी सॉल्व हो जाएगा। ये भी सॉल्व हो जाएगा कि ट्रेंड किधर ज्यादा, और ट्रेंड का रीजन भी सॉल्व हो जाएगा आपसे। मतलब अब अगले क्लास में जो हम लोग यहां से कंटिन्यू करेंगे वो इस पर पूरा का पूरा फोकस होंगे कि पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 11th और 12th में हमारे जो आयनिक कंपाउंड्स हैं जितने, उसमें सॉलिबिलिटी के रीजंस कहां पर, सॉलिबिलिटी इंडिविजुअल सॉलिबिलिटी पर बात करेंगे कि कौन से सॉल्ट सॉल्युबल है कौन से सॉल्ट इनसॉल्युबल है। तो आज के लेक्चर में हमने सॉलिबिलिटी से रिगार्डिंग डेल्टा जी के बारे में बात किया कि वो नेगेटिव और पॉजिटिव कब होगा, कब सॉल्युबल होंगे आयनिक कंपाउंड, कब इनसॉल्युबल। उम्मीद है आप थोड़ा सा अच्छे से समझे होंगे। बावजूद उसकी अगर आपको प्रॉब्लम हुई तो थोड़ा मोड़ा लेक्चर को आगे पीछे कीजिए, हम अगले क्लास में जब लौटेंगे तो इस लेक्चर को ब्रीफ कर देंगे। थैंक यू, जय हिंद, अपना ख्याल रखिए।